आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लास्ट टाइम मैंने आपको जीके का टेस्ट भेजा था, तो इस टेस्ट को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर की मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एचपीजीके के क्वेश्चन थे सारे जितने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये था, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लॉन्गेस्ट रिवर है सतलुज। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट आती है चिनाब। जबकि कई कैंडिडेट्स जो हैं वो जब बड़ी नदी पूछी जाती है तो सतलुज वहां पे आंसर कर देते हैं, लेकिन सतलुज जो है वो लॉन्गेस्ट है और जो लार्जेस्ट है वो चिनाब आती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा जिला जो है वो पंजाब की बाउंड्री को टच नहीं करता है? इनमें से जो 4 जिले आपके पास दिए थे उसमें से कौन सा जिला है जो पंजाब की बाउंड्री को टच नहीं करता है? नहीं, टच करता है, सॉरी नॉट नहीं है इसमें, टच करता है। तो इसमें आएगा कांगड़ा। हमीरपुर, मंडी और सिरमौर ये टच नहीं करते हैं पंजाब की बाउंड्री को। तो वेस्टर्न साइड से जो है वो पंजाब राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो कांगड़ा जो है इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के साथ टच है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, छोटी काशी ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एरिया वाइज आएगा लाहौल स्पीति, और पॉपुलेशन वाइज जो है ये कांगड़ा आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी दिशा के में स्थित है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में है? नॉर्थ। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो ये है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। और इसकी जो फिगर है वो किस तरह की है? स्लीपिंग वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, चंबा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो मध्य हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है पर्वत श्रृंखला आएगी इसमें हमारे पास, यहाँ पे जो है ये गलत टिक किया हुआ है, शायद किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है आंसर करके। तो यहाँ पे जो मणि महेश है ये माउंटेन रेंज नहीं है, ये एक माउंटेन पीक है, पर्वत चोटी है। तो ये नहीं आएगी इसमें। इसमें जो आएगी इसमें पांगी आएगी। तो सही आंसर है पांगी। और मनीरैंग और शिप्की तो चंबा में नहीं है, तो इसमें आएगी पर्वत श्रृंखला पांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी सबसे पहले हिमाचल में किस स्थान पर प्रवेश करती है? यमुना जो है वो हिमाचल में बहुत थोड़ा सा फ्लो करती है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? सिरमौर में। तो ये कहाँ पे एंटर करती है? यमुना नदी जो है वो खौदरी माजरी नाम जगह से जो है वो एंटर करती है और ताजेवाला से हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, लो पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट जो है ये लाहौल स्पीति है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 पीपल जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो हमीरपुर। नेक्स्ट है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा। चंद्र और भागा जो है ये दोनों मिलकर के चिनाब को फॉर्म करती हैं। कहाँ पे? तांडी नामक जो वहां पे जगह है लाहौल स्पीति में, यहाँ पे चंद्रा भागा दोनों स्ट्रीम मिलकर के चिनाब नदी बनाती हैं। तो ये बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब था वो कब गिराया गया था? तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर
अमेरिका ने जो है वो जापान के 2 शहरों पे एटम बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 ये आएगा हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है स्पेन की राजधानी। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। राजधानियों का भी आपको एक क्वेश्चन रहेगा पेपर में, कैपिटल है या करेंसी है, तो यहाँ से भी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद डे का क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, तो ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर पूछा था। इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो किसका एक ऑर्गन है? यूएनओ का। यूएनओ जो है इसके 6 ऑर्गन है, उनमें से एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट, जिसमें कि टोटल जजेस जो हैं वो 15 होते हैं और 9 इयर्स का जो है वो इनका टेन्योर रहता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये नीदरलैंड हेग में है। उसके बाद है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किले को बनवाया था? तो लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया है। सांची का स्तूप, सांची स्तूप जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इंडिया का, जिसको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है इसको, सांची स्तूप, और ये बनवाया था मौर्यन डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर अशोका ने। तो ये हमारे पास, और ये मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। तो ये लास्ट डे का जो पेपर था ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी में, ये रहेगा एसएसए के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, क्या पूछ रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर नो मैम, स्क्रीन नहीं शो, आपको? नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब हो रही है ना? यस मैम, यस मैम। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। तो इसमें जो है वो हम कौन कौन से फर्दर इसमें पॉइंट करेंगे? व्हाट इज एसएसए, व्हेन वाज एसएसए स्टार्ट, नीड फॉर एसएसए, objective of SSA, schemes of SSA, highlights of the program and evaluation of the SSA. तो व्हाट इज एसएसए? एसएसए क्या है? सर्व शिक्षा अभियान इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने जो है सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था, और इट्स गोल वाज टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज एलिमेंट्री एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर so that all children of country could get primary education. जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम थी, और इसका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्या था कि जो प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी एजुकेशन का ढांचा है, उसको स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करना, ताकि जो है वो देश जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के जो उसका गोल है, सभी बच्चे हैं कंट्री के वो प्राइमरी एजुकेशन को ले सके। तो ये था एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है व्हेन डिड सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट? तो सर्व शिक्षा अभियान जो था ये स्टार्टेड किया गया था, स्टार्टेड बाय
प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, in 2001। वैसे 2000 आता है इसका, पर कई बार जो है वो पेपर में 2000 2001 भी आ सकता है, दोनों अगर आ जाए इकट्ठे। अगर अलग अलग से आता है तो इसमें 2000 ही वैसे एसएसए का माना गया है कि 2000 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं इसके? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के जो बच्चा है उसको, प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके बाद है नीड फॉर स्टार्ट एसएसए। जरूरत क्या पड़ी हमें एसएसए को स्टार्ट करने की? तो इसके लिए क्या नीड रही? एजुकेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन इंडिया वाज वेरी पुअर। भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, पुअर था। इस वजह से एसएसए को शुरू किया गया। अपर क्लास पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स फॉर एजुकेशन। जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, अपर क्लास पीपल हैं, वो अपने बच्चों को क्या कर देते हैं? प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं एजुकेशन के लिए। बट पुअर क्लास जो है ये, इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एजुकेट कर सके। तो ये भी एक जो है वो एस्पेक्ट रहा कि एसएसए को स्टार्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसए। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा इसका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना, सर्वसुलभ बनाना, मतलब हर बच्चे तक जो है वो प्राइमरी एजुकेशन कम से कम प्रोवाइड करवाना इसको। उसके बाद प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चों को प्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके बाद और क्या ऑब्जेक्ट था? एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 years इन स्कूल बाय द ईयर 2003। मतलब 2003 तक 6 साल के सभी बच्चे विद्यालय में या स्कूल में क्या होने चाहिए? एनरोल होने चाहिए। उनका दाखिला जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। तो कौन से ईयर तक ये लक्ष्य रखा गया? 2003। एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 year in school by the year 2003, मतलब 2003 तक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि किस साल तक ये लक्ष्य रखा गया एसएसए का कि 6 साल तक के बच्चे को स्कूल में एडमिट होना ही पड़ेगा। 2003 तक सभी जितने भी 6 साल के बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्राइमरी स्कूल।
नए प्राथमिक विद्यालयों को बनाना, निर्माण करना। नेक्स्ट था फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स टू द चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म। एसएसए जो है इसमें हम बात कर रहे हैं 6 to 14 ईयर्स तक ही ओनली। तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रही है, जो 6 to 14 ईयर्स का बच्चा है उसके ऊपर। उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ये भी इसका ऑब्जेक्ट रखा गया। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो थे ये एसएसए के रखे गए थे। उसके बाद इसमें कुछ स्कीम्स भी आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्कीम्स ऑफ एसएसए, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्कीम आएगी, 5 स्कीम्स इसमें मेनली बताई गई थी। एजुकेशन गारंटी स्कीम पहली स्कीम आती है, योजना आती है एसएसए में। एजुकेशन गारंटी स्कीम। इसमें क्या बताया गया, मैं ऐसे ही आपके पास इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे कि इन द ईयर 2001 द एजुकेशन गारंटी स्कीम वाज इंटीग्रेटेड विद द एसएसए। 2001 में जो शिक्षा गारंटी योजना थी इसको एसएसए में मर्ज कर दिया गया, एसएसए में शामिल कर दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया गया। एजुकेशन गारंटी मतलब कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया इस स्कीम में कि इफ देयर आर 25 चिल्ड्रन स्टडिंग इन रिमोट एंड लेस पॉपुलेटेड एरियाज देन एजुकेशन गारंटी सेंटर विल बी ओपन देयर। अगर कम से कम 25 जो दूर दराज जैसे इंटीरियर्स जो जोन है या लेस पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे कम जनसंख्या है और बहुत ही रिमोट एरियाज हैं, वहाँ के क्षेत्रों के अगर 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो शिक्षा गारंटी केंद्र जो है वो वहाँ पे खोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया शिक्षा गारंटी योजना में, necessary resources will be arranged and trained teacher will be appointed for these centers। जो सेंटर खोले जाएंगे एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंडर, उसमें जो है वो उनमें नेसेसरी जो रिसोर्सेज रहेंगे जो एजुकेशन के लिए जरूरी रहते हैं, नेसेसिटी है जिनकी, उनको अरेंज किया जाएगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी और जो ट्रेंड टीचर हैं, प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनको वहाँ पे अपॉइंटेड किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद सेकंड स्कीम थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पेपर में पूछा जाता है, टेट या कमीशन में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम जो थी ये क्या स्कीम थी, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1987। तो ये इसका ईयर जो है ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है कि कब ये स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 1987।
with the objective of increasing the quality of primary education and strengthening its infrastructure। क्या एम था इसका, क्या ऑब्जेक्ट था इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, और स्ट्रेंथनिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका ढांचा जो है, संरचना जो है, वो इसको मजबूत करना। इस उद्देश्य से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1987 में स्टार्ट की थी। उसके बाद इसको 2003 में एसएसए के साथ इसको लिंक कर दिया गया था। दिस स्कीम was linked to SSA। नेक्स्ट स्कीम आती है इसकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें क्या बताया गया, इस प्रोग्राम को जो था वो स्टार्ट किया गया था 1994 में, और 2009 में 2009 में इसको लिंक कर दिया गया एसएसए के साथ, ऑल्सो लिंक्ड विद एसएसए। This program is being run to implement the policy of universalization of primary education। क्या बताया गया इसमें कि ये जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, ये शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले जो थे, प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो था चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा हमारे पास आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। ये भी एसएसए की एक स्कीम थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। ये जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम भी 2004 में स्टार्ट की गई थी। किसके ऊपर थी ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट और लास्ट स्कीम आती है इसमें मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो थी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब स्टार्ट की गई थी, 15 अगस्त 1995, और इसको इंक्लूड किया गया था 2007 में एसएसए में, इंक्लूडेड इन एसएसए। तो ये
5 स्कीम्स थी, मिड डे मील तो आपको पता ही होगा। तो 5 स्कीम्स जो थी ये एसएसए में बताई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम। कुछ इसके हाइलाइट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कि पहला आता है हमारे पास यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये तो आप पहले कर चुके हैं, तो ये भी इसमें एक मेन बिंदु आएगा। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का भी आएगा। इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनकी भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए इसमें प्राइमरी एजुकेशन में। और मेन जो आता है इसमें कॉपरेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो ये रेशो आएगी आपके पास cooperation at the center and state level। तो ये आएगी 85:15। 85 जो है वो सेंटर की रहेगी और 14 रहेगी, सॉरी 15 रहेगी इसमें स्टेट लेवल की। उसके बाद मैं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है तो वो आपने पहले भी कर लिया, क्वालिटी एजुकेशन है। और इसके बाद आता है एजुकेशन फंडामेंटल राइट। एजुकेशन जो है वो कौन सा राइट है? फंडामेंटल। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में? एनीवन टेल मी इफ यू नो। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एसएसए में भी इसकी जो थी वो मुख्य बिंदु इसमें रखा गया था कि एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या हाइलाइट्स थे इसमें? नेबरहुड स्कूल, जो प्राइमरी एजुकेशन तक के स्कूल हैं वो पड़ोस में ही होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स एंड क्लासरूम। उसके बाद स्टूडेंट और टीचर रेशो जो है ये इसमें बताई गई है 1:40। टीचर स्टूडेंट रेशो एक टीचर 40 स्टूडेंट्स के ऊपर होना चाहिए। और फ्री टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन और टीचर्स ग्रांट, ये सारे इसके हाइलाइट्स थे। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ एसएसए।
जितने हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे इसमें, क्या कितने उसमें से हमने अचीव किए हैं, क्या इवैल्यूएशन इसमें रहता है। सबसे पहले आता है कि अबाउट 4 लाख schools वर ओपन अंडर द कैंपेन। इसमें इसके अंतर्गत जो है वो लगभग कितने स्कूल जो थे वो खोले गए थे, अबाउट 4 लाख स्कूल वर ओपन टीचर कितने अपॉइंट किए गए हैं इसमें, मोर देन 2 लाख more than 2 lakh teachers were appointed the number of students dropping out of school decreased। जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड मिड डे मील वर प्रोवाइडेड। इसमें जो निशुल्क पुस्तकें हैं, वर्दी है और मिड डे मील है, ये भी प्रोवाइड करवाया गया है। और इसमें और क्या इवैल्यूएशन किया गया कि जो कंस्ट्रक्शन है, अरेंजमेंट वर मेड फॉर न्यू स्कूल बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड नेसेसरी एजुकेशनल मटेरियल्स। नई स्कूल की बिल्डिंग्स, फर्नीचर और जो नेसेसरी एजुकेशनल मटेरियल है उसकी भी व्यवस्था की गई है। टीचिंग वॉज मेड इंटरेस्टिंग बाय इम्प्रूविंग द टीचिंग मेथड्स। The courses were improved from time to time to make them fit according to time। जैसे जो हमारी सर्कमस्टांसेस हैं, समाज की जो परिस्थितियां हैं, समाज की आवश्यकता के अनुसार जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उनमें समय समय पर सुधार किए गए हैं ताकि उनको क्या बनाया जा सके, मेक देम फिट, उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फिट बनाया जा सके। तो इसमें जो है उपयुक्त बनाया गया किस चीज को, कोर्सेज को। The courses were improved तो ये जो था इवैल्यूएशन था हमारे पास। और ये एसएसए का टॉपिक रहता है जो जिसमें मेन मेन जो बातें थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं, हाइलाइट्स मेन मेन जो थे।
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी जो फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। NCF 2005 उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।